गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना न्यू चैप्टर वो भी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव्स। 14 एंड 15 नंबर्स वेव्स हैं। ओके, अभी उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें मोशन रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वही मैंने अब कंसिडर किए और वही मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको 12th साइंस में काम में आएगा। बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी और पावर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन का तो कुछ नहीं, रोटेशनल मोशन हमने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 3 वाज अबाउट लीनियर मोशन, वो मैंने समझाया आपको। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन इन अ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, वो भी मैंने आपको समझाया चैप्टर। ओके, उसके बाद हमने रोटेशनल मोशन समझा। अभी हम ऑसिलेशंस एंड वेव्स ये टॉपिक को हम समझेंगे। तो पहला चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशंस, उसको हम बराबर से समझेंगे। और 14 और 15 ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशंस? आप कैसे ऑसिलेशंस को समझ सकते हो? तो ऑसिलेशंस आपके घर के बाहर ऑसिलेशंस के लिए हिचका रहता है, होता है ना। उसका जो मोशन है दैट यू कैन से ऑसिलेशन। उसमें कैसे मोशन रहता है कि अगर आप उस पे बैठोगे तो दैट इज अ मिड पॉइंट। वहां से आप अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हो तो वो ऐसे मोशन में रहेगा। ये मोशन कंटिन्यूइंग मोशन है, रिपीट मोशन है। ओके, उसका जो पाथ है वो फिक्स्ड पाथ है और वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के आसपास टू एंड फ्रो, आइदर अप एंड डाउन, किसी फिक्स्ड पॉइंट से वो अपना फिक्स्ड पाथ पे वो अपना मोशन रिपीट करता है, कंटिन्यू करता है। That type of motion is called simple harmonic motion, SHM, simple harmonic motion, or also you can say as oscillatory motion. तो हम ये वापस मोशन के कॉन्सेप्ट लेके आए, बट अब जो मोशन है उसमें जो हम टॉपिक यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें जो मोशन है वो रिपीटेड मोशन है, एक ही पाथ पे मोशन है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मोशन है, इन अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके,
अगर ऐसा ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, ओके, तो पहले के जमाने में घर में जो वॉच थी, वॉल क्लॉक, वो ऑसिलेटर वाली थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली थी, बराबर है। वो कुछ ऐसे ही टिक टॉक टिक टॉक ऐसे मोशन करता था। तो वो क्या है, तो वो मिड पॉइंट से कंटिन्यू एक ही पाथ पे, ऑन अ सर्टेन पाथ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से वो अपना रिपीट मोशन इन अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन कंटिन्यू था, रिपीटेड मोशन था। सो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, और यू कैन से to and fro, up and down from a fixed point. So that is also called simple harmonic motion और oscillatory motion. तो यहां पे हमने यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि डेफिनेशन वो कहीं पे भी एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, बट सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ आपको समझने के लिए यहां पे ये पॉइंट को मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो आपको ऑसिलेशन मोशन समझ में आ गया ना। लीनियर मोशन ऐसे था, मोशन इन अ प्लेन ऐसे था, रोटेशनल मोशन ऐसे था, और अभी है ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे। क्लियर? ओके, तो इसमें हम फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड, दैट इज कैपिटल ए। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? तो ऐसे अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और दूसरे तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो होता तो सेम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, रिपीटेड मोशन में। ओके, तो यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम यहां पे मिड पॉइंट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, यहां पे थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, एकदम लास्ट एट एंड पॉइंट पे जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और वहां से वापस नीचे आएगा। तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेशन में, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑसिलेटेड मोशन। सो दैट इज एम्पलीट्यूड के लिए हम सिंबल कैपिटल ए लेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? The maximum displacement, the maximum displacement of oscillator from midpoint is called amplitude, कैपिटल A। बोलो समझ में आया? ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ रहता है, तो पॉजिटिव साइड पे हम प्लस ए कंसीडर करेंगे और नेगेटिव साइड पे हम माइनस ए कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या रहेगा? यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो यूनिट, तो एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। ओके, तो यूनिट ऑफ दिस एम्पलीट्यूड दैट इज मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर इज फॉर लेंथ, तो एमएलटी फॉर्म उसका मास 0, लेंथ के लिए है ना मीटर, तो L1 और T 0। ओके, क्लियर?
अभी हम देखेंगे टाइम पीरियड। अभी हम यहां पे देखेंगे टाइम पीरियड को। ओके, तो अभी हम टाइम पीरियड को यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन में यहां पे ऑसिलेशंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस भी रहेंगे। ओके, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? हम टाइम पीरियड को कैसे हम समझेंगे? ओके, तो टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T, दिस क्वांटिटी रिफ्लेक्ट्स द टाइम। तो ये टाइम पीरियड किसका टाइम है? थोड़ा ज्यादा खींच लिया हमने। टाइम पीरियड that is time taken by oscillator for one oscillation. So time requires to complete one oscillation, that is called a time period. एक oscillation के लिए जितना टाइम जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। ओके, तो डेफिनेशन में यहां पे लिखेंगे तो टाइम to complete one oscillation, time to complete one oscillation is called time period. Time period capital T. ओके, समझ में आया क्या? तो अपना ऑसिलेशन में टाइम पीरियड को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो अगर यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट होता है तो यहां से हम छोड़ेंगे तो ऐसे यहां पे जाके यहां पे जाएगा और वापस यहां पे आएगा। ओके, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, सो उसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यहाँ पे यूनिट जस्टिफाई करना हो तो यूनिट टाइम ही है ना, तो टाइम के लिए यूनिट क्या होगा? सेकेंड। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज टाइम, दैट इज T1, तो M0 L0 T1। क्लियर? समझ में आया ये? ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। को। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अच्छा, तो यहां पे हमने टाइम पीरियड में वन ऑसिलेशंस का टाइम लिया, तो ऐसे तो बहुत सारे ऑसिलेशंस होंगे ना, है ना? तो नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन, बट दैट इज फॉर पर यूनिट टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? Numbers of oscillations per unit time, that is called frequency. उसका सिंबल न्यू भी दे सकते हैं और हम फ्रीक्वेंसी दैट इज स्मॉल f भी दे सकते हैं। ओके, so what do you mean by frequency? That is numbers of oscillations. Numbers of oscillations per unit time. So per unit time is called frequency f. Is called frequency f. Clear? तो फ्रीक्वेंसी f का इक्वेशन यहां पे क्या आएगा? तो फ्रीक्वेंसी f दैट इज नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस बट पर यूनिट टाइम। ओके, तो दैट इज f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम, तो दैट इज f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी को हम आप ऐसे भी बोल सकते हैं
the inverse of time period, that is also called frequency. Frequency, that is numbers of oscillations per unit time. ओके चलो, तो अभी इसका यूनिट अगर हमें डिस्कस करना तो यूनिट दैट इज 1 अपॉन टाइम, दैट इज सेकेंड इनवर्स. ओके, और ऑल्सो वी कैन से ये जो एक्सप्लेनेशन है वो साइंटिस्ट हर्ट्ज ने दिया था, तो इसका दूसरा यूनिट है हर्ट्ज, HZ. वैसे भी कर सकते हो. ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, तो M0 L0 T -1 होगा. क्लियर? ओके, इसके बाद आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, और ये तो चैप्टर नंबर 7 में भी था ओमेगा, W वाला सिंबल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी के लिए था मीटर पर सेकेंड यूनिट, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मीटर की जगह पे रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो वैसे तो फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उसके साथ एंगुलर एंगल हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 1 ऑसिलेशंस का एंगल कितना रहता है, तो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, 360 डिग्री. ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2πf, उसको हम ओमेगा बोलेंगे. ओके, और f दैट इज इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड यू विल हैव 2π/T. समझ में आया आपको, है ना? तो इसका भी यूनिट अगर आपको यहाँ पे डिस्कस करना हो तो यूनिट दैट इज 2π, दैट इज रेडियन, और डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेडियन पर सेकेंड. ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये तो आपको मालूम ही है कि रेडियन दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, चैप्टर नंबर 2. इट हैज नो डायमेंशन, दैट इज M0 L0 T0, और डिवाइड बाय सेकेंड, तो दैट इज सेकेंड फॉर टाइम T1. सो यू विल हैव फाइनली M0 L0 T -1. ये भी आपको समझ में आ गया. चैप्टर नंबर 7 के बेस ही है ना. ओके, तो यहां पे ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 7. तो ये आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अगर ये आपको समझ में आएगा तो ही चैप्टर को हम आगे बढ़ा पाए. तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हमने यहाँ पे स्टडी कर ली. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे के ऑसिलेटरी मोशन के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना है. तो पहले ऑसिलेशन एक सिंपल देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट लिया. ओके, यहां से कोई स्ट्रिंग ले ली कि जिसके एंड पे हमने कोई बॉडी सस्पेंड किया हुआ है. ओके, यहां से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो ये जो पॉइंट है वो बीच वाला, तो दैट इज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट इज x इज इक्वल टू 0. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट. दिस इज द मिड पॉइंट. ओके, और यहां से हम ऑसिलेशंस देंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये रोटेट होके यहाँ पे जाके यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है. ओके, तो कंसीडर करते हैं कि भाई चलो यहाँ तक मैक्सिमम गया.
ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। ओके, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू ऑन पॉजिटिव साइड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड, सो दिस विल बी कॉल्ड, this displacement is called maximum displacement on one side, positive side, तो प्लस a। ओके, यहां से ये वापस यहां तक अगर ये जाता है, ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज x इज इक्वल टू ऑन नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी कॉल्ड माइनस a। वैल्यूज तो दोनों सेम ही है बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर? ओके, तो ये है हमारा ऑसिलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंट है। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, तो ये जो है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फंक्शंस के लिए साइन होता है, and another one is that is cos function। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x में यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, तो y के लिए वर्टिकल मोशन रहता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यहाँ पे y दैट इज वर्टिकल मोशन, तो उसमें हम साइन मेंशन करते हैं, ऐसा है साइन थीटा वाला। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉस फंक्शन से करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज x दैट इज फंक्शन ऑफ t, तो x इज इक्वल टू, ओके, तो x डिस्प्लेसमेंट है ना। ओके, तो पहले हम दिखाएंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज a, और ये जो एम्पलीट्यूड है, ओके, तो वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो हम हॉरिजॉन्टली, तो वो कॉस फंक्शन से लेंगे। ओके, तो कॉस और कॉस थीटा आता है ना, थीटा, तो थीटा की जगह पे यहां पे आएगा ओमेगा टी, तो दैट इज अवर चैप्टर नंबर 7, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन t, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। ओके, तो कॉस ओमेगा टी और प्लस जो पहले कोई अगर इनिशियल फेज होगा, इनिशियल एंगल होगा, तो यहां पे हम दिखाएंगे फाई। ओके, तो ये मेन इक्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द कॉस फंक्शन चेंज होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने यहाँ पे ये दे दिया। ओके, सो दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशंस। क्लियर? समझ में आया? ये इक्वेशन आपको याद रखना ही है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का इक्वेशन बनाएंगे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, दैट आर द थियरीज ऑफ आवर चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन, फर्स्ट 2 थियरीज। ओके, तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। ओके, तो यहां पे पहले तो वो व्हाट इज कैपिटल ए, तो where capital A that is amplitude of oscillation। okay, what is omega? okay, so omega that is angular frequency, उसका इक्वेशन
फ्रीक्वेंसी तो f, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf या 2π by कैपिटल T आता है, स्मॉल t that is time and phi that is initial phase, phi that is initial phase, but at which time अगर हम t is equal to 0 लेंगे तो ओमेगा t will be 0, तो only phi आएगा, phi तो cos phi that is angle phase, तो phase at t is equal to 0 टाइम रहेगा, तो phi that is phase at t is equal to 0 टाइम। ओके, तो उसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज। ओके, उसके बाद ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है? तो ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा एंगल है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू द टी टाइम। ओके, तो फेज एट टाइम t is equal to t। क्लियर? कर सकोगे इतना? तो ये ऑसिलेशंस का पहले हमने सिंपल फिजिकल क्वांटिटी स्टडी किया, उसके बेस हमने डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने यहां पे बनाया। तो इसके बेस ही न्यूमेरिकल है, इसके बेस ही बाकी के थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।